तो अभी प्ले स्टोर पर जाएं, मिनी एफएम ऐप डाउनलोड करें और कहानी की दुनिया में खो जाएं, जहां हर एपिसोड में है सस्पेंस, रोमांच और पूरा मजा। अभी डाउनलोड करें और सुनने का मजा कई गुना बढ़ा दें। गगन, जब गुरुदेव ने शिष्यों को बुलाया था तब तुम संप्रदाय में नहीं थे, इसलिए तुम उस समूह में नहीं थे जिसे उन्होंने भेजा था। लेकिन जब हम सप्त खड्ग अमर भवन में घुसे तो तुम रहस्यमय तरीके से वहां प्रकट हो गए, अपनी स्वयं की शक्ति से। निश्चित रूप से तुम्हारे पास इतनी विशाल दूरी को पार करने और इतने कम समय में शक्ति सिंधु महाद्वीप तक पहुंचने की क्षमता नहीं है। ऐसा लगता है कि हमारे खोजने से पहले ही तुम सप्त खड्ग अमर भवन में प्रवेश कर चुके थे। इतने बड़े अवसर की खोज करने के बाद भी तुमने संप्रदाय को इसकी सूचना नहीं दी, बल्कि तुम इस विशाल खजाने पर अपना एकाधिकार जमाना चाहते थे। यदि गुरुदेव को इस बारे में पता चला तो मुझे यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि तुम्हारा क्या हश्र होगा। शौर्य ने अपनी आंखें सिकोड़ी, ठंडे स्वर में कहा। उसके शब्दों में छिपी धमकी साफ झलक रही थी। बातें सुनकर गगन के चेहरे के भाव हल्के से बदल गए, जबकि उसके पास खड़ी जाह्नवी और गार्गी का चेहरा पीला पड़ गया। हालांकि श्वेतहिम संप्रदाय का ऐसा कोई नियम नहीं है। आखिरकार हर किसी के अपने स्वार्थ होते हैं और कोई भी अपनी खोज दूसरों के साथ या अवसर यह ठीक है वे इसकी सूचना देते हैं या नहीं, यह आमतौर पर कोई बड़ी बात नहीं होती। लेकिन सप्त खड्ग अमर भवन कोई साधारण अवसर नहीं है। यह एक ऐसा विशाल खजाना है जो श्वेतहिम संप्रदाय के पूर्वजों को भी अविश्वसनीय रूप से आकर्षित करता है। यदि कोई शिष्य इतने उच्च स्तरीय अवसर की खोज करता है और उसकी सूचना नहीं देता है तो संप्रदाय को पता न चलने तक यह ठीक हो सकता है। लेकिन एक बार जब संप्रदाय के उच्च अधिकारियों को पता चल जाएगा तो वे भला ऐसे शिष्य के प्रति अच्छी धारणा कैसे रख सकते हैं। वरिष्ठ भाई गगन, आप वरिष्ठ भाई शौर्य से माफी क्यों नहीं मांग लेते? किसी बाहरी व्यक्ति के लिए हमारे आपसी भाईचारे को बिगाड़ना ठीक नहीं है। इस समय जाह्नवी ने गगन को सलाह दी। जाह्नवी की बातें सुनकर गगन की आंखों में निराशा की एक झलक दिखाई दी। कनिष्ठ बहन जाह्नवी, आगे कुछ भी समझाने की आवश्यकता नहीं है। मैंने अपना मन बना लिया है और मैं इसे नहीं बदलूंगा। गगन ने अपनी आंखें दृढ़ करते हुए सिर हिलाया। आज मैं नीलिमा जी की रक्षा करूंगा। जहां तक सप्त खड्ग अमर भवन की बात है, मैं बाद में गुरुदेव को स्पष्टीकरण दे दूंगा। जब हम पहली बार सप्त खड्ग अमर भवन में पहुंचे थे तो हमें नहीं पता था कि यह भवन ही पौराणिक सप्त खड्ग अमर भवन है। जब तक हमने इसे पहचाना और संप्रदाय को सूचित करने वाले थे तब तक हम इसके भीतर खींचे जा चुके थे। ऐसा नहीं था कि हम संप्रदाय को सूचित नहीं करना चाहते थे, बल्कि उन परिस्थितियों में हमें बस मौका ही नहीं मिला। हम कोरी बकवास। क्या तुम्हें लगता है कि गुरुदेव तुम्हारी इस बेतुकी बात पर विश्वास करेंगे? शौर्य ने यह सुनकर व्यंग्य से कहा। गुरुदेव विश्वास करते हैं या नहीं, यह आप तय नहीं कर सकते वरिष्ठ भाई शौर्य। इसके अलावा अगर गुरुदेव विश्वास नहीं भी करते हैं तो मैं, गगन, इसके परिणाम भुगतने के लिए तैयार हूं, गगन ने शांत स्वर में कहा। गगन की इस जिद को देखकर शौर्य के चेहरे के भाव और भी ठंडे हो गए। उसने अपने बगल में खड़ी जाह्नवी की ओर मुड़कर पूछा, कनिष्ठ बहन जाह्नवी, क्या तुम भी गगन के साथ इस अंधेरे रास्ते पर चलकर हमारे श्वेतहिम संप्रदाय के खिलाफ खड़ी होने वाली हो? यदि केवल गगन अकेला होता, भले ही उसके पास तृतीय विपत्ति दिव्य अस्त्र था, फिर भी शौर्य के पक्ष में संख्या बल का लाभ था और गगन को हराने का एक मौका था। जहां तक नन्ही चिड़िया और उसके बगल में खड़े श्वेत वस्त्रधारी युवक की बात थी, शौर्य ने उन्हें बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। भला एकमात्र शिखर दिव्य विकास लोक की संकर चिड़िया और एकमात्र अंतिम चरण के दिव्य विकास लोक का बेकार युवक क्या कर सकते हैं? हालांकि रक्तिम आत्मा फल छीनते समय नन्ही चिड़िया ने आश्चर्यजनक गति दिखाई थी, लेकिन आश्चर्यजनक गति होने का मतलब यह नहीं था कि वह युद्ध में भी मजबूत थी। वह अच्छी तरह जानता था कि दुनिया में कई राक्षसी जानवरों में किसी निश्चित क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रतिभा होती है और पक्षी राक्षसी जानवर गति में विशेष रूप से निपुण होते हैं, लेकिन यह केवल एक निश्चित क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रतिभा को दर्शाता है, उसकी ताकत को नहीं। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात अभी भी जाह्नवी का रवैया था। यदि जाह्नवी उसके पक्ष में खड़ी होती है तो उन सभी के एक साथ मिलकर हमला करने पर गगन को हराने की कम से कम 70% संभावना होगी, जिसके पास तृतीय विपत्ति दिव्य अस्त्र था। हालांकि यदि जाह्नवी भी गगन का पक्ष लेती है तो शौर्य के पास तृतीय विपत्ति दिव्य अस्त्रों वाले दो विशेषज्ञों के खिलाफ जीतने का कोई मौका नहीं होगा। शौर्य की बातें सुनकर जाह्नवी हिचकिचाई। उसने गगन की ओर देखा, फिर शौर्य की ओर। उसका दिल दुविधा से भर गया। इससे पहले गगन के साथ इतनी दृढ़ता से खड़े होने का कारण यह था कि उसे यकीन था कि एक बार जब वह और गगन अपने गुप्त अस्त्र प्रकट कर देंगे तो शौर्य और अन्य श्वेतहिम संप्रदाय के योद्धा अनिवार्य रूप से उनका साथ देंगे। उनके हाथों में तृतीय विपत्ति दिव्य अस्त्रों और शौर्य व अन्य श्वेतहिम संप्रदाय के योद्धाओं के साथ उन्हें युग, समर और जल तत्व संप्रदाय तथा अग्नि तत्व संप्रदाय के अन्य योद्धाओं को खदेड़ने का पूरा भरोसा था। लेकिन अब यदि वह फिर से गगन का पक्ष लेती है तो वह अनिवार्य रूप से शौर्य और अपने श्वेतहिम संप्रदाय के साथियों को नाराज कर देगी। सप्त खड्ग अमर भवन के भीतर अवसर बहुत हैं, लेकिन खतरे भी उतने ही अधिक हैं। सप्त खड्ग अमर भवन के अपने अंतर्निहित खतरे हैं, साथ ही जल तत्व संप्रदाय और अग्नि तत्व संप्रदाय से भी खतरे हैं। यदि वह शौर्य और श्वेतहिम संप्रदाय के अन्य सदस्यों को मरने की हद तक नाराज कर देती है तो क्या उनके लिए सप्त खड्ग अमर भवन के भीतर 1 इंच भी आगे बढ़ना असंभव नहीं हो जाएगा? उस मनहूस नन्ही चिड़िया के लिए शौर्य और श्वेतहिम संप्रदाय के अन्य सदस्यों को नाराज करना उचित नहीं था। लेकिन यदि वह गगन के साथ खड़ी नहीं हुई तो आज के बाद वह अनिवार्य रूप से उससे अलग हो जाएगी। गगन से नाता तोड़ना उसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। हालांकि उसे कभी भी वे खजाने प्राप्त करने का मौका नहीं मिलेगा जो गार्गी ने उस पंचम विपत्ति लोक विशेषज्ञ की गुफा में प्राप्त किए थे।
वह, गगन और गार्गी ने एक साथ यात्रा की थी और उस पंचम विपत्ति लोक विशेषज्ञ की गुफा तक पहुंचे थे। उस गुफा में उसे और गगन दोनों को कई चमत्कारी खजाने मिले थे, लेकिन गार्गी को सबसे बड़ा इनाम मिला था। गार्गी को न केवल सप्त खड्ग अमर भवन खोलने वाली 6 जेड़ तलवारें और उसका स्थान दिखाने वाला नक्षत्र मानचित्र मिला, बल्कि उस गुफा में उसे जो खजाने मिले वे गगन और जाह्नवी के खजानों की तुलना में कहीं अधिक उन्नत और असंख्य थे। हालांकि गार्गी ने बाद में कई खजाने जाह्नवी और गगन के साथ साझा किए, लेकिन जाह्नवी को हमेशा संदेह था कि गार्गी कुछ अन्य शक्तिशाली खजाने छिपा रही होगी। अन्यथा गार्गी अपनी ताकत के साथ इस खतरनाक सप्त खड्ग अमर भवन में अब तक कैसे जीवित रह सकती थी। जहां तक गार्गी के उन दावों की बात है कि उसे विराट ने बचाया था, जाह्नवी ने उन पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया। उसका मानना था कि ये सभी बहाने थे जिनका इस्तेमाल गार्गी अपने रहस्यों को छिपाने के लिए कर रही थी। जाह्नवी ने न केवल गार्गी की बातों पर अविश्वास किया, बल्कि उसे और भी अधिक विश्वास हो गया कि गार्गी को उस गुफा में कुछ असाधारण खजाने मिले होंगे जो इस छोटी शैतान को अपने भाई से झूठ बोलने के लिए पर्याप्त थे। लंबे समय तक हिचकिचाने के बाद जाह्नवी ने अंततः दांत भींचे और गगन के पक्ष में खड़े होने का फैसला किया। हालांकि जोखिम बहुत बड़ा था, गार्गी के पास मौजूद खजाने इस दांव के लायक थे। इसके अलावा गार्गी एक महान भाग्य वाली व्यक्ति थी और उसके साथ रहने पर सप्त खड्ग अमर भवन में अधिक खजाने और अवसरों का सामना करने की अधिक संभावना होगी। वरिष्ठ भाई शौर्य, मुझे खेद है, लेकिन चूंकि मैं वरिष्ठ भाई गगन के साथ आई हूं, इसलिए मुझे स्वाभाविक रूप से उनके साथ खड़ा होना होगा। जाह्नवी ने शौर्य की ओर देखा और दृढ़ता से कहा। जाह्नवी की बातें सुनकर शौर्य का चेहरा बेहद बदसूरत हो गया। कनिष्ठ बहन जाह्नवी, क्या तुमने इस बारे में अच्छी तरह सोच लिया है? क्या तुम सच में किसी बाहरी व्यक्ति के लिए श्वेत हिम संप्रदाय के हमारे साथी शिष्यों के खिलाफ जाना चाहती हो? शौर्य ने जाह्नवी की ओर देखते हुए उदास चेहरे से कहा। वरिष्ठ भाई शौर्य, मेरा सच में आपका दुश्मन बनने का कोई इरादा नहीं है। क्या आप कृपया आज हम पर दया करके हमें जाने दे सकते हैं? मैं वादा करती हूं कि मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे मिलकर अपना आभार व्यक्त करूंगी और आपकी कृपा का बदला चुकाऊंगी। जाह्नवी ने शौर्य के सामने गहराई से सिर झुकाया और गंभीरता से कहा। जाह्नवी की बातें सुनकर शौर्य की नजरों में अनिश्चितता झिलमिला उठी। लंबी चुप्पी के बाद वह अचानक थोड़ा मुस्कुराया और बोला, चूंकि कनिष्ठ बहन जाह्नवी हमारे लिए विनती कर रही है तो ठीक है, उसकी खातिर मैं तुम्हें यह मौका दूंगा। चूंकि जाह्नवी गगन का पक्ष लेने के लिए दृढ़ थी, इसलिए वह कुछ नहीं कर सकता था। इसलिए उसके लिए स्थिति को स्वीकार करना और अपनी साख बचाना ही बेहतर था। इसके अलावा इस तरह वह जाह्नवी पर एक एहसान भी कर सकता था। जाह्नवी के पास आश्चर्यजनक सुंदरता थी और उसे श्वेत हिम संप्रदाय के भीतर एक प्रसिद्ध सुंदरी माना जाता था। उसकी उत्कृष्ट योग्यता के साथ मिलकर संप्रदाय के शिष्यों के बीच उसकी अत्यधिक मांग थी। शौर्य सहित कई शिष्य उसकी सुंदरता के दीवाने थे और उसका हाथ थामने की लालसा रखते थे। हालांकि जबकि जाह्नवी ने इन प्रशंसकों को स्पष्ट रूप से अस्वीकार नहीं किया था, उसने उन्हें आसानी से सफल भी नहीं होने दिया। इस अस्पष्ट दूरी ने कई शिष्यों को वासना से भर दिया था। वे उसके साथ एक गहरा रिश्ता विकसित करना चाहते थे, लेकिन उसने बहुत अधिक संयम बनाए रखा। जब उनका पीछा करना विफल हो जाता और वे हार मानना चाहते, तो यह तथ्य कि उसने उन्हें खुले तौर पर अस्वीकार नहीं किया था और उनके साथ अच्छा व्यवहार करती थी, उन्हें उसे छोड़ने से रोकता था और वे हमेशा इस उम्मीद से चिपके रहते थे कि एक दिन वे उसका दिल जीत सकते हैं। शौर्य भी जाह्नवी के साथ अपने रिश्ते को और गहरा करने के लिए इस अवसर का उपयोग करना चाहता था। जाह्नवी ने कहा था कि वह बाद में अपना आभार व्यक्त करने के लिए उससे मिलने आएगी और शायद तब उसका दिल जीतने का यह उसका मौका होगा। धन्यवाद वरिष्ठ भाई शौर्य। यह सुनकर जाह्नवी खुशी से चिल्ला उठी। चूंकि शौर्य सहमत हो गया था, इसलिए मामला पूरी तरह से सुलझ गया था। उसे न तो गगन से नाता तोड़ना पड़ा और न ही शौर्य को नाराज करना पड़ा। यह सबसे अच्छा संभव परिणाम था। वरिष्ठ भाई गगन, जल्दी से वरिष्ठ भाई शौर्य को धन्यवाद दें। वरिष्ठ भाई शौर्य उदार हैं और उन्होंने हमें छोड़ दिया है। यह एक बहुत बड़ा एहसान है, जाह्नवी ने गगन की आस्तीन खींचते हुए कहा। जाह्नवी की बातें सुनकर गगन की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी। शौर्य जैसे किसी व्यक्ति के सामने सिर झुकाना उसके लिए एक अपमान था। हालांकि वह जाह्नवी को शामिल करना बर्दाश्त नहीं कर सकता था और वह इतने सारे लोगों के सामने उसे शर्मिंदा नहीं करना चाहता था। अंत में गगन के पास शौर्य के सामने सिर झुकाने और कहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। धन्यवाद वरिष्ठ भाई शौर्य। हम्फ, मैं तुम्हें आज केवल कनिष्ठ बहन जाह्नवी की वजह से जाने दे रहा हूं। तुम बेहतर होगा कि अपना ध्यान रखना। शौर्य ने गगन की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा। एक तरफ खड़े विराट ने सब कुछ देखा। वह जाह्नवी की ओर कुछ और बार देखने से खुद को नहीं रोक सका। गुप्त रूप से सतर्क हो गया। यह महिला अविश्वसनीय रूप से चालाक थी। शुरुआत में जब जाह्नवी गगन के साथ जल तत्व संप्रदाय के योद्धाओं के खिलाफ खड़ी हुई थी, तो जाह्नवी के बारे में विराट की राय बदल गई थी और उसने सोचा था कि उसने उसे गलत आंका था। हालांकि यह महिला पहले उसके प्रति असभ्य रही थी, लेकिन वह एक वफादार और नेक इंसान भी थी। लेकिन इसके बाद जो कुछ भी हुआ, उसने विराट की जाह्नवी के प्रति राय फिर से बदल दी। उसे लगा कि युग और अन्य जल तत्व संप्रदाय के योद्धाओं के खिलाफ गगन के साथ खड़े होने का उस महिला का शुरुआती रुख वफादारी या भावुकता के कारण नहीं था, बल्कि इसलिए था क्योंकि उसने अपने विकल्पों को तौला था और उसे पूरा यकीन था कि वह युग, समर और अन्य जल तत्व व अग्नि तत्व संप्रदाय के योद्धाओं को पीछे हटने के लिए मजबूर करने के लिए स्थिति का उपयोग कर सकती है। यही कारण था कि वह इतनी दृढ़ता से खड़ी हुई थी। बाद में जब शौर्य ने गगन पर दबाव डाला, तो जाह्नवी की हिचकिचाहट ने इस बात को साबित कर दिया। उसकी पसंद नैतिकता पर नहीं, बल्कि स्वार्थ पर आधारित थी। इसके अलावा अपनी हिचकिचाहट के दौरान उसने बार बार गार्गी की ओर देखा, जिसने विराट के संदेह को और बढ़ा दिया। अपना निर्णय लेते समय इस महिला ने गार्गी की ओर क्यों देखा? गार्गी,
जो केवल एक अर्ध रूपांतरण लोक की योद्धा थी, उसके निर्णय को कैसे प्रभावित कर सकती थी। इस स्थिति में गार्गी की युद्ध शक्ति पूरी तरह से महत्वहीन थी। हालांकि गार्गी के पास एक तृतीय विपत्ति दिव्य अस्त्र भी था, लेकिन अपनी साधना के स्तर के साथ वह इसकी वास्तविक शक्ति को उजागर नहीं कर सकती थी। क्या ऐसा हो सकता है कि गार्गी के पास कोई ऐसा रहस्य था जिसने इस महिला को आकर्षित किया और उसे गगन से नाता तोड़ने से रोका? कुछ सोचने के बाद विराट को यह महसूस होने लगा कि जाह्नवी जितना दिखती थी उससे कहीं अधिक जटिल थी। इस महिला ने उसे गहरी चालाकी का एहसास कराया, जिससे यह संकेत मिलता था कि वह कोई आसान प्रतिद्वंद्वी नहीं थी। जाह्नवी के व्यवहार के कारण ही विराट उससे अधिक सावधान हो गया था। इस पूरे मामले के दौरान वह चुप रहा और किनारे से शांति से देखता रहा। गगन के कार्यों ने विराट को उसकी और भी अधिक प्रशंसा करने पर मजबूर कर दिया। ऐसा वफादार और नेक इंसान वास्तव में दोस्ती करने लायक था। जहां तक नन्ही चिड़िया की सुरक्षा की बात है, विराट कभी चिंतित नहीं हुआ था। वह नन्ही चिड़िया की युद्ध शक्ति को बहुत अच्छी तरह से जानता था। इतनी छोटी सी सेना के साथ श्वेत हिम संप्रदाय नीलिमा की जान के लिए कोई खतरा पैदा नहीं करेगा। इसके अलावा भले ही वे अंततः हार जाएं, नीलिमा आसानी से बच सकती थी। नीलिमा की गति पर ये लोग शायद उसके एक पंख को भी नहीं छू पाएंगे। यदि गगन नीलिमा के पक्ष में होता तो वे श्वेत हिम संप्रदाय के इन योद्धाओं पर आसानी से हावी हो सकते थे। लेकिन चूंकि श्वेत हिम संप्रदाय के योद्धाओं ने अंततः हमला नहीं किया, इसलिए वह नहीं चाहता था कि नीलिमा कोई और परेशानी खड़ी करे। श्वेत हिम संप्रदाय बहुत शक्तिशाली था। जहां तक संभव हो टकराव से बचना ही सबसे अच्छा था। आखिरकार विराट की योजना श्वेत हिम महाद्वीप में जाकर सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल की शाखा खोजने और नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज बनाने के लिए रहस्यमय विद्युत पत्थर खरीदने की थी। यदि वह श्वेत हिम संप्रदाय को बहुत अधिक नाराज कर देता तो वह मार्ग कट जाता। जहां तक जल तत्व महाद्वीप या अग्नि तत्व महाद्वीप जाने की बात है, वह तो और भी असंभव था। जल तत्व संप्रदाय और अग्नि तत्व संप्रदाय के मार्शल कलाकारों के आचरण को देखते हुए ये दोनों संप्रदाय शायद ही परोपकारी हैं। जबकि श्वेत हिम संप्रदाय में शौर्य और जाह्नवी जैसे लोग हैं, वहीं इसमें गगन और गार्गी जैसे वफादार और आभारी व्यक्ति भी हैं। इस संबंध में श्वेत हिम संप्रदाय आमतौर पर जल तत्व संप्रदाय और अग्नि तत्व संप्रदाय से काफी बेहतर है। चलो चलें। शौर्य ने श्वेत हिम संप्रदाय के मार्शल कलाकारों की ओर हाथ हिलाया और जाने के लिए मुड़ा। शौर्य को श्वेत हिम संप्रदाय के शिष्यों के एक समूह के साथ जाते हुए देखकर जाह्नवी ने जल्दी से गगन की आस्तीन खींची और कहा, वरिष्ठ भाई गगन, चलो जल्दी से उनके पीछे चलें। सप्त खड्ग अमर भवन में अंततः श्वेत हिम संप्रदाय के साथी शिष्यों का सामना करने के बाद जाह्नवी स्वाभाविक रूप से शौर्य और अन्य लोगों से फिर से अलग नहीं होना चाहती थी। आखिरकार सप्त खड्ग अमर भवन बेहद खतरनाक था और एक बड़े समूह के साथ रहना ज्यादा सुरक्षित होगा। इसके अलावा दूसरों की मदद से आगे की टोह लेने से वह खुद कई जोखिमों से बच सकती थी। जाह्नवी की बातें सुनकर गगन हिचकिचाया। सच कहूं तो वह शौर्य जैसे किसी व्यक्ति के साथ शामिल होने का बहुत इच्छुक नहीं था, और अब जब ऐसा टकराव पैदा हो गया था तो वह शौर्य का अनुसरण जारी रखने के लिए और भी कम तैयार था। हालांकि गगन जाह्नवी की इच्छाओं के खिलाफ जाना बर्दाश्त नहीं कर सका। आखिरकार इस बार जाह्नवी ने खुद को नीचा दिखाया था और उसकी खातिर शौर्य से विनती की थी, जिससे गगन को जाह्नवी के प्रति काफी अपराध बोध महसूस हुआ। इसके अलावा अब जब वह अपनी बहन गार्गी से फिर से मिल गया था तो अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना उसे गार्गी की भलाई पर भी विचार करना पड़ा। एक बड़े समूह के साथ यात्रा करना वास्तव में अधिक सुरक्षित होगा। कम से कम जल तत्व संप्रदाय और अग्नि तत्व संप्रदाय के मार्शल कलाकारों का सामना करते समय उनकी संख्या दूसरे पक्ष को अधिक सतर्क कर देगी और उन पर हमला करने की संभावना कम कर देगी। इसलिए थोड़ी हिचकिचाहट के बाद गगन ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है। फिर वह श्वेत वस्त्रधारी विराट और नन्ही चिड़िया की ओर मुड़ा और बोला, भाई विराट, नीलिमा जी, आप भी हमारे साथ क्यों नहीं आते? ऐसा करना ज्यादा सुरक्षित होगा। चूंकि भाई गगन ने मुझे इतने प्यार से आमंत्रित किया है तो मैं, विराट, विनम्रता पूर्वक स्वीकार करूंगा। यह सुनकर श्वेत वस्त्रधारी विराट मुस्कुराया और अभिवादन में अपने हाथ जोड़े। वह गगन और गार्गी से अलग नहीं होना चाहता था। आखिरकार वह अभी भी गगन से दक्षिणी स्वर्ग मंडल के बारे में और अधिक जानना चाहता था। गार्गी के साथ यात्रा करते समय हालांकि उसने उसे बहुत सी बातें बताई थीं, लेकिन एक अर्ध रूपांतरण लोक मार्शल कलाकार के रूप में गार्गी का ज्ञान सीमित था। दक्षिणी स्वर्ग मंडल के बारे में उसकी समझ सामान्य थी। वह ज्यादातर व्यापक सामान्य बातें जानती थी, लेकिन विशिष्ट जानकारी का अभाव था। उदाहरण के लिए जल तत्व संप्रदाय और अग्नि तत्व संप्रदाय के मार्शल कलाकारों के बारे में गार्गी मूल रूप से उन्हें नहीं पहचानती थी, क्योंकि उसने अपना अधिकांश समय श्वेत हिम महाद्वीप पर बिताया था और शायद ही कभी बाहर निकलती थी। इसलिए श्वेत हिम महाद्वीप के बाहर की दुनिया की उसकी समझ भी सीमित थी। लेकिन गगन अलग था। आखिरकार गगन एक रूपांतरण लोक विशेषज्ञ था और दक्षिणी स्वर्ग मंडल की उसकी समझ गार्गी की तुलना में कहीं अधिक विस्तृत थी। बेशक गगन का निमंत्रण स्वीकार करना विराट के लिए पूरी तरह से अपने फायदे के लिए नहीं था। उसने गगन और गार्गी के हितों पर भी विचार किया। नन्ही चिड़िया के लिए खड़े होने की इस घटना में गगन ने शौर्य नामक श्वेत हिम संप्रदाय के शिष्य को बुरी तरह नाराज कर दिया था। इस स्थिति में गगन और गार्गी के लिए शौर्य की टीम का अनुसरण जारी रखना भेड़ियों और बाघों के साथ यात्रा करने के समान था। इसके अलावा उनके साथ चालाक और षड्यंत्रकारी जाह्नवी भी थी। विराट का अनुमान था कि आगामी यात्रा में गगन और गार्गी की स्थिति आशाजनक नहीं होगी और शायद उनके खिलाफ साजिश रची जाए और उन्हें मार दिया जाए। गगन उसके और नन्ही चिड़िया के प्रति बहुत वफादार रहा था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकता था। इसके अलावा गार्गी ने उसे दक्षिणी स्वर्ग मंडल को समझने में अमूल्य सहायता प्रदान की थी, जिससे उसके लिए असंख्य दुनियाओं का एक द्वार खुल गया था। इसलिए विराट गार्गी का बहुत आभारी था।
वह इस भोली भाली और दयालु लड़की को आहत होते हुए नहीं देख सकता था। विराट को साथ चलने के लिए सहमत होते सुनकर गार्गी बहुत खुश हुई। शुरुआत में उसे थोड़ी चिंता थी कि अपने भाई से दोबारा मिलने के बाद विराट उससे अलग हो सकता है। हालांकि नन्ही चिड़िया की निंदा ने उसके मन में विराट की छवि को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाया था। फिर भी गार्गी उससे नाता नहीं तोड़ना चाहती थी। खतरनाक सप्तखड्ग अमर भवन में कौन जानता था कि क्या वे इस जुदाई के बाद कभी दोबारा मिल पाएंगे। विराट को उनके साथ यात्रा करने के लिए सहमत होते सुनकर गार्गी ने अंततः राहत महसूस की। भाई विराट हमारे साथ हैं, ये बहुत बढ़िया है। गार्गी की खूबसूरत आंखें अर्धचंद्र की तरह मुड़ गईं जब वह मुस्कुराई। अरे विराट, क्या हम माया से मिलने नहीं जा रहे हैं? हम इन लोगों के साथ क्यों घूम रहे हैं? नन्ही चिड़िया ने आपत्ति जताई। गार्गी के गगन से फिर से मिलने से पहले विराट के पास उसे अपने पास रखने का एक बहाना था। लेकिन अब जब गार्गी अपने भाई से फिर से मिल गई थी, तब भी यह दुष्ट विराट उनके साथ यात्रा करना चाहता था। स्पष्ट रूप से विराट इस लोमड़ी के मोहजाल में फंस गया था। नन्ही चिड़िया को जलन महसूस हुई। नन्ही चिड़िया की बातें सुनकर विराट पल भर के लिए अवाक रह गया। तभी उसे याद आया कि इस बार सप्त खड्ग अमर भवन में प्रवेश करने वालों में न केवल नन्ही चिड़िया शामिल थी, बल्कि वह छोटी मूर्ख माया भी शामिल थी। नीलिमा, वह छोटी मूर्ख माया अब कहाँ है? उसे क्या हुआ है? इतने दिनों के बाद भी वह तुमसे मिलने क्यों नहीं आई? श्वेत वस्त्रधारी विराट ने नन्ही चिड़िया से कुछ झुंझलाहट के साथ पूछा। माया और नन्ही चिड़िया कई दिनों से सप्त खड्ग अमर भवन में थीं। हालांकि वे सप्त खड्ग अमर भवन के नक्शे से परिचित नहीं थीं, लेकिन उसने निकलने से पहले उन्हें 2 उच्च स्तरीय स्थान ताबीज दिए थे। इन ताबीजों के साथ वे एक दूसरे के स्थान को पूरी तरह से महसूस कर सकती थीं। गार्गी और गगन के विपरीत, जो सप्त खड्ग अमर भवन के नक्शे से अपरिचित होने के कारण यह नहीं जानते थे कि दूसरा कहाँ है, जिससे उनका मिलना और भी कठिन हो गया था। माया ने कहा कि उसे यहाँ आते समय एक बड़ा अवसर मिला है, इसलिए वह फिलहाल नहीं आ रही है। उस अवसर को हासिल करने के बाद वह आकर हमसे मिलेगी। नन्ही चिड़िया ने अपने पंख फड़फड़ाते हुए कहा। यह सुनकर श्वेत वस्त्रधारी विराट ने पल भर के लिए संकोच किया। फिर नन्ही चिड़िया से कहा, नीलिमा, तुम्हारे पास जो स्थान ताबीज है वह मुझे दो। विराट, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? नन्ही चिड़िया ने काफी अप्रसन्न होते हुए कहा। मैं यह देखना चाहता हूं कि माया हमसे कितनी दूर है। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने कहा। देखने की जरूरत नहीं है, माया अभी हमसे 7 या 8 दिन की दूरी पर है। नन्ही चिड़िया ने अपने पंख फड़फड़ाते हुए कहा। 7 या 8 दिन की दूरी? ये तो ज्यादा दूर नहीं है। उसे अपना काम खत्म करने दो और फिर आकर हमसे मिलने दो। हमें सक्रिय रूप से उसे खोजने की आवश्यकता नहीं है। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने हाथ हिलाते हुए कहा। विराट, क्या तुम जो कर रहे हो वह थोड़ा अनुचित नहीं है? नन्ही चिड़िया ने कुछ असंतोष के साथ कहा। माया हमारी अपनी है, तुम इतने आश्वस्त कैसे हो सकते हो कि तुम उसे सप्तखड्ग अमर भवन में अकेले भटकने दे रहे हो? बोलते समय नन्ही चिड़िया मदद नहीं कर सकी और उसने अपने बगल में खड़ी गार्गी की ओर देखा। शुरुआत में वह विराट से इस बारे में सवाल करना चाहती थी कि क्या वह इस लोमड़ी गार्गी द्वारा सम्मोहित हो गया था, इस हद तक कि वह वफादारी और दोस्ती भूल गया था, यहां तक कि माया जैसे अपने लोगों की भी उपेक्षा कर रहा था। लेकिन यह सोचकर कि गगन पहले उसके लिए कैसे खड़ा हुआ था और गगन की धार्मिकता पर विचार करते हुए उसने उन शब्दों को निगल लिया जो उसकी जीभ की नोक पर थे। हालांकि उसे वास्तव में कोई परवाह नहीं थी कि गगन उसके लिए खड़ा था या नहीं। अपनी ताकत से भले ही वह उन लोगों को न हरा पाए, वह अपनी गति से आसानी से बच सकती थी। हालांकि गगन के कार्य प्रभावी थे या नहीं, इस बात की परवाह किए बिना, चूंकि गगन ने ऐसा किया था, इसलिए उसे यह एहसान स्वीकार करना पड़ा। उसके लिए अपनी बहन को डांटना बहुत अनुचित होगा जब वह इतना धार्मिक था। नन्ही चिड़िया की बातें सुनकर विराट ने कुछ देर सोचा, फिर अपना संचार टोकन निकाला और माया से संपर्क किया। संपर्क जल्दी ही स्थापित हो गया और माया की आवाज आई। विराट, तुम्हें क्या चाहिए? माया ने पूछा। माया, तुम्हारी तरफ क्या चल रहा है? श्वेत वस्त्रधारी विराट ने पूछा। मैं थोड़ी मुसीबत में हूं, लेकिन मैं इसे संभाल सकती हूं। तुम और नीलिमा कैसे हो? क्या मुझे आकर मदद करनी चाहिए? माया ने पूछा। हम यहां ठीक हैं, श्वेत वस्त्रधारी विराट ने कहा। माया, क्या तुम्हें हमारी मदद की आवश्यकता है? कोई जरूरत नहीं है, यह एक छोटी सी बात है, मैं इसे खुद संभाल सकती हूं, माया ने लापरवाही से कहा। माया की बातें सुनकर नन्ही चिड़िया को दिल में एक दर्द महसूस हुआ और उसने चाहा कि माया अपने शब्द वापस ले ले। छोटी माया बहुत ईमानदार है। माया के ऐसा कहने से विराट और भी कम चिंतित था। उसके पास विराट को जल्दी से आकर उससे मिलने के लिए क्या बहाना था? इससे केवल उस छोटी लोमड़ी गार्गी का अनुसरण करने का विराट का संकल्प और मजबूत हुआ। लेकिन वर्तमान स्थिति में वह गुप्त रूप से माया के साथ उसका मन बदलने के लिए मिलीभगत नहीं कर सकती थी। अन्यथा यदि विराट ने उसकी गुप्त योजनाओं का पता लगा लिया तो वह गहरी मुसीबत में पड़ जाएगी। खैर, यह अच्छी बात है। अपने मामलों से निपटने के बाद जल्दी से आकर हमसे मिलो। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। तुम्हारे पास एक स्थान ताबीज है, इसलिए तुम्हें हमारा स्थान पता होना चाहिए। मुझे पता है, माया ने कहा। मैं इन छोटी परेशानियों से निपटने के बाद उधर आऊंगी। ठीक है, तो सावधान रहना। अगर कुछ भी होता है तो हमसे कभी भी संपर्क करना, विराट ने कहा। इसके साथ ही विराट ने संचार समाप्त कर दिया। नीलिमा, माया ठीक है, इसलिए तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। वह अपने काम से निपटने के बाद हमसे आकर मिलेगी, विराट ने नन्ही चिड़िया की ओर मुड़कर कहा। विराट, तुम कामुक दुष्ट, तुम किसी खूबसूरत महिला से अपनी नजरें नहीं हटा सकते। तुम बाकी सब भूल जाते हो। तुम इतने नीच हो, दोस्ती से ज्यादा खूबसूरती को तरजीह देते हो। एक बेरहम दुष्ट। नन्ही चिड़िया असंतोष से फुफकारी। मूर्ख छोटी चिड़िया, तुम क्या बकवास कर रही हो? विराट का चेहरा काला पड़ गया और उसने नन्ही चिड़िया के सिर पर जोर से थपथपाया। गुस्से में बोला, अगर तुम इस तरह बकवास करती रही तो मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा।
यह मूर्ख छोटी चिड़िया क्या जानती है? यह बस जलती है। यह मेरे कार्यों के उद्देश्य को बिल्कुल नहीं समझती। इस समय विराट को शार्दूल की याद आने लगी। अगर शार्दूल उसके पास होता तो यह मूर्ख छोटी चिड़िया इतनी परेशानी खड़ी नहीं करती। लेकिन दुर्भाग्य से शार्दूल को अंधकार रसातल की रक्षा करनी थी और वह सप्त खड्ग अमर भवन में प्रवेश करने के लिए वहां से नहीं जा सकता था। दरअसल विराट की सोच पूरी तरह से ख्याली पुलाव थी। अगर शार्दूल उसके पास होता तो वह शायद भविष्य में उसके लिए और भी बड़ा सिरदर्द बन जाता। आखिरकार शार्दूल जानता था कि उसके मालिक की दो पसंदीदा चीजें पैसा और खूबसूरत महिलाएं हैं। अगर शार्दूल यहां होता तो वह शायद अपने मालिक के लिए गार्गी और जाह्नवी की शादी कराने की कोशिश भी करता। अगर ऐसा होता तो एक कामुक दुष्ट के रूप में विराट की प्रतिष्ठा वास्तव में पक्की हो जाती। शक्ति सिंधु महाद्वीप में विराट की प्रतिष्ठा इतनी भयानक क्यों थी? अफवाहों में उसे एक कामुक राक्षस के रूप में चित्रित किया गया था। विराट की कुख्यात प्रतिष्ठा के लिए काफी हद तक शार्दूल जिम्मेदार था। वास्तव में यह कहा जा सकता है कि इसका अधिकांश कारण शार्दूल था। जो लोग सच्चाई जानते थे वे स्वाभाविक रूप से जानते थे कि यह एक अफवाह थी, लेकिन जो नहीं जानते थे वे वास्तव में विराट को एक कामुक दुष्ट मानते थे। इसलिए शक्ति सिंधु महाद्वीप की अफवाहों में विराट हर तरह से अच्छा था, सिवाय उसकी अत्यधिक वासना के, जो एक बड़ी खामी थी। नन्ही चिड़िया श्वेत वस्त्रधारी विराट द्वारा सिर पर थप्पड़ खाने के बाद एक और शब्द बोलने की हिम्मत नहीं कर पाई। लेकिन वह अभी भी अपनी सांसों के नीचे बुदबुदा रही थी, जो स्पष्ट रूप से विराट के कार्यों से असंतुष्ट थी। यह देखकर गार्गी मदद नहीं कर सकी और पीछे हट गई। भाई विराट बहुत भयंकर हैं। वह वास्तव में नीलिमा के प्रति इतने भयंकर हैं। क्या यह हो सकता है कि भाई विराट वास्तव में वही बेरहम कामुक दुष्ट हैं जिसका नीलिमा ने वर्णन किया था? विराट के व्यवहार ने गार्गी को थोड़ा और डगमगा दिया। यह देखकर कि गगन, गार्गी और जाह्नवी सभी उसे देख रहे हैं, विराट अजीब तरह से मुस्कुराया और बोला, आप सभी को हंसाने के लिए क्षमा करें। यह छोटी मूर्ख चिड़िया थोड़ी मंदबुद्धि है, कृपया इसे नजरअंदाज करें। चलिए चलें। विराट, तुम मंदबुद्धि हो। तुम्हारी मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे हुई? मैं अब तुमसे बात नहीं कर रही हूं। यह सुनकर नन्ही चिड़िया तुरंत आग बबूला हो गई। वह हरामी विराट, उसकी बाहरी लोगों के सामने मेरे बारे में इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे हुई? वह मेरी बिल्कुल भी इज्जत नहीं करता। नन्ही चिड़िया क्रोधित होकर अपने पंख फड़फड़ाती हुई उड़ गई। नीलिमा जी! गार्गी ने चिंता से पुकारा। हालांकि नन्ही चिड़िया ने उसकी पुकार को नजरअंदाज कर दिया और जल्दी ही आंखों से ओझल हो गई। यह देखकर गार्गी श्वेत वस्त्रधारी विराट की ओर मुड़ी और चिंता से बोली, भाई विराट, नीलिमा जी उड़ गई हैं, हमें क्या करना चाहिए? गार्गी जी, इसे जाने दीजिए, इसकी चिंता मत कीजिए, वह थोड़ी देर में अपने आप वापस आ जाएगी। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने हाथ हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा। वह छोटी मूर्ख चिड़िया के स्वभाव को बहुत अच्छी तरह जानता था। भले ही वह गुस्से में उड़ गई थी, लेकिन वह कुछ ही समय में अपने आप वापस आ जाएगी। शुरुआत में जब नन्ही चिड़िया गुस्से में घर से भाग जाती थी तो विराट कुछ चिंतित और बेचैन हो जाता था और उसके पीछे भागता था। लेकिन कुछ अनुभवों के बाद और नन्ही चिड़िया के स्वभाव को समझने के बाद विराट ने बस उसके साथ माथापच्ची करना बंद कर दिया। यह मूर्ख छोटी चिड़िया, आप इसे जितना बिगाड़ेंगे यह उतनी ही अहंकारी और ढोंगी हो जाती है। यदि आप इसे नजरअंदाज करते हैं तो यह वास्तव में बहुत बेहतर व्यवहार करती है। विराट की बातें सुनकर उसके प्रति गार्गी की धारणा कुछ डगमगा गई। भाई विराट नीलिमा के प्रति बहुत कठोर थे। अगर एक दिन वह और वह दांव साथी बन गए तो क्या भाई विराट उसके साथ भी वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसा उन्होंने नीलिमा के साथ किया था? शुरुआत में गार्गी नन्ही चिड़िया की बातों को लेकर कुछ संशय में थी, लेकिन नन्ही चिड़िया के प्रति विराट का रवैया देखकर उसे धीरे धीरे इस पर विश्वास होने लगा। विराट, जो गार्गी के विचारों से अनजान था, उसने गगन और अन्य लोगों से कहा, चलो चलें। भाई विराट, क्या हम सच में नीलिमा का इंतजार नहीं करने वाले हैं? गगन ने अनिश्चितता से पूछा। इसकी चिंता मत करो, वह थोड़ी देर में अपने आप वापस आ जाएगी। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने हाथ हिलाते हुए मुस्कुराकर कहा। ठीक है। गगन केवल सहमति में सिर हिला सका। फिर समूह उस दिशा में आगे बढ़ा जिस दिशा में शौर्य और अन्य लोग गए थे। जल्द ही समूह शौर्य की टीम के पास पहुंच गया। गगन को पीछा करने की हिम्मत करते देख शौर्य मन ही मन मुस्कुराया। चूंकि गगन ने खुद को उसके दरवाजे पर पहुंचा दिया था, इसलिए उसके पास उसे मारने का एक तरीका था। फिर जाह्नवी और उसकी बहन गार्गी दोनों उसकी हो जाएंगी। गगन की बहन गार्गी भी एक शानदार सुंदरी थी। हालांकि क्योंकि गगन आमतौर पर अपनी बहन को लाड़ प्यार करता था और क्योंकि गगन खुद काफी शक्तिशाली था, इसलिए कुछ ही लोगों ने उसे पाने की हिम्मत की थी। आधे दिन की यात्रा के बाद क्षितिज से एक नीली छाया चमकी और समूह के पीछे उड़ी, जो श्वेत वस्त्रधारी विराट के कंधे पर जा उतरी। तुम हरामी विराट, मेरा इंतजार किए बिना भागने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कितने नीच हो? नन्ही चिड़िया विराट के सिर पर कूद पड़ी। गुस्से में अपने पंख फड़फड़ाने लगी। मूर्ख छोटी चिड़िया, बहुत हो गया। अगर तुम बहस करती रही तो मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हारे सारे पंख नोच लूंगा। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने चिढ़ते हुए नन्ही चिड़िया को अपने सिर से नीचे खींच लिया। तुम कामुक दुष्ट, फिर से मेरा फायदा उठा रहे हो। तुम अच्छे नहीं हो। नन्ही चिड़िया ने अपने पंख फड़फड़ाते हुए विराट का हाथ झटक दिया और गुस्से में फुफकारी। नीलिमा जी, आप अंततः वापस आ गईं, मैं बहुत चिंतित थी। नन्ही चिड़िया को लौटते देख गार्गी ने राहत की सांस ली और खुशी से कहा। हालांकि विराट ने कहा था कि नन्ही चिड़िया जल्द ही अपने आप लौट आएगी, गार्गी अभी भी कुछ चिंतित थी। इस डर से कि नन्ही चिड़िया अपरिचित और खतरनाक सप्त खड्ग अमर भवन में खो सकती है और भले ही वह लौटना चाहे, वह लौट नहीं पाएगी। वह नहीं जानती थी कि नन्ही चिड़िया और विराट का आध्यात्मिक संबंध है। चाहे वे कितने भी दूर क्यों न हों, वे एक दूसरे का स्थान महसूस कर सकते थे, जिससे उनका खो जाना असंभव हो गया था। गार्गी की बातें सुनकर नन्ही चिड़िया मदद नहीं कर सकी और उसने उसकी ओर देखा। यह छोटी लोमड़ी हालांकि एक मोहक लोमड़ी आत्मा थी, लेकिन इसका दिल साफ था।
शुरुआत में नन्ही चिड़िया गार्गी के प्रति शत्रुता से भरी हुई थी, यह मानते हुए कि इस लोमड़ी ने विराट को सम्मोहित कर लिया था, जिससे उसने उसके लिए माया को भी छोड़ दिया था। लेकिन अब यह देखकर कि गार्गी वास्तव में उसकी परवाह करती है, उसके प्रति उसकी शत्रुता धीरे धीरे कम हो गई। हालांकि नन्ही चिड़िया शरारती, चालाक और ईर्ष्यालु थी, लेकिन उसका स्वभाव अच्छा था। जो लोग उसके साथ ईमानदारी से पेश आते थे, वह उनके प्रति दुर्भावनापूर्ण होना बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। जैसे जैसे उसने गार्गी के साथ अधिक समय बिताया, उसे यह भी पता चला कि यह छोटी लोमड़ी बस एक भोली भाली और मासूम लड़की थी। इस संबंध में वह कुछ हद तक चंपा दीदी और उस मूर्ख लड़की आयु के समान थी। हालांकि चंपा दीदी आज्ञाकारी थीं और उस दुष्ट विराट के अधीन थीं, उनमें किसी भी स्वतंत्र विचार का अभाव था। दूसरी ओर आयु कोमल और शांत थी, जबकि यह छोटी लोमड़ी अधिक जीवंत और उत्साही थी। नन्ही चिड़िया इस तरह के लोगों के प्रति वास्तव में कोई दुर्भावना महसूस नहीं कर सकती थी। कुछ ही समय में वह गार्गी से परिचित हो गई और जल्द ही दोनों ने एक दूसरे को बहन कहना शुरू कर दिया। छोटी गार्गी, मैं तुमसे बड़ी हूं, इसलिए तुम अब से मुझे नीलिमा दीदी कह सकती हो, नन्ही चिड़िया ने अपने पंख फड़फड़ाते हुए कहा। जी, नीलिमा दीदी। यह सुनकर गार्गी को कोई आपत्ति नहीं हुई और उसे दीदी कहने के लिए जल्दी ही मना लिया गया। उनकी बातचीत सुनकर विराट ने उनकी ओर देखा, वह अवाक था। यह मूर्ख छोटी चिड़िया वास्तव में निर्लज्ज थी। वह खुद कितनी बड़ी थी, फिर भी वह दूसरों को दीदी कहने के लिए बरगलाने की कोशिश कर रही थी। हालांकि नन्ही चिड़िया वास्तव में काफी बूढ़ी हो सकती है, लेकिन वह इंसान नहीं थी। नील फीनिक्स वंश की विकास दर के अनुसार वह अभी वयस्क भी नहीं हुई थी। हालांकि विराट ने कभी नन्ही चिड़िया को उसके परिवर्तित रूप में नहीं देखा था, वह इस तथ्य से उसकी उम्र का लगभग अनुमान लगा सकता था कि नीले वस्त्रधारी बालक अक्सर उसे एक अनुभवहीन बच्ची कहता था। यह अनुभवहीन बच्ची दूसरों को दीदी कहने के लिए बरगलाने की हिम्मत कर रही थी। हालांकि विराट ने मन ही मन नन्ही चिड़िया के व्यवहार का मजाक उड़ाया, लेकिन वह इसे उजागर करने में बहुत आलसी था। आखिरकार वह एक मूर्ख छोटी चिड़िया और एक मूर्ख लड़की थी, एक मारने को तैयार, दूसरी मार खाने को तैयार। उसे क्यों दखल देना चाहिए? इसके अलावा नन्ही चिड़िया के चरित्र को देखते हुए यदि वह अब उसकी योजनाओं को बर्बाद कर देता, तो वह निश्चित रूप से मौत तक उससे लड़ती। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने नन्ही चिड़िया और गार्गी के मामले को नजरअंदाज कर दिया। उसने एक रक्तिम आत्मा फल निकाला, उसे पूरा निगल लिया और चलते चलते उसे परिष्कृत करना शुरू कर दिया। रक्तिम आत्मा फल के लिए पिछले संघर्ष के दौरान हालांकि उसने नन्ही चिड़िया जितने फल नहीं छीने थे, फिर भी उसने 4 या 5 झटकने में कामयाबी हासिल कर ली थी। जैसे ही मध्य श्रेणी महाविपत्ति रक्तिम आत्मा फल उसके पेट में गया, उसके भीतर से ऊर्जा की एक असीम मात्रा फैल गई। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने तुरंत बैंगनी आत्माशोधन विद्या को सक्रिय कर दिया, जिससे इस विशाल अग्नि तत्व ऊर्जा को सच्चे सार में परिष्कृत किया जाने लगा। जब विराट ने मध्य श्रेणी महाविपत्ति रक्तिम आत्मा फल को निगला, तो उसके शरीर के भीतर मौजूद अमातेरासु ज्वाला तुरंत आगे बढ़ी और इस अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली अग्नि तत्व ऊर्जा को पागलों की तरह निगलने लगी। जैसे जैसे अमातेरासु ज्वाला ने इसे सोखना जारी रखा, उसका स्तर तेजी से बढ़ता गया। मध्य श्रेणी महाविपत्ति रक्तिम आत्मा फल का ऊर्जा स्तर बहुत ऊंचा था और शक्ति बहुत अपार थी। कुछ ही सांसों में विराट के शरीर के भीतर की अमातेरासु ज्वाला निम्न श्रेणी जन्मजात स्तर से बढ़कर मध्य श्रेणी जन्मजात स्तर तक पहुंच गई। एक और दर्जन या तो सांसों के बाद अमातेरासु ज्वाला मध्य श्रेणी जन्मजात स्तर से उच्च श्रेणी जन्मजात स्तर तक उन्नत हो गई। थोड़ी ही देर बाद श्वेत वस्त्रधारी विराट के शरीर के भीतर की अमातेरासु ज्वाला जन्मजात स्तर के उच्च स्तर से उन्नत होकर जन्मजात स्तर के उच्च स्तर तक पहुंच गई। यह तब तक बढ़ती रही जब तक कि यह अर्ध महाविपत्ति लोक के स्तर तक नहीं पहुंच गई, जिस बिंदु पर उन्नति की दर धीमी हो गई। आखिरकार जन्मजात स्तर से महाविपत्ति लोक तक की छलांग एक बहुत बड़ी बाधा थी, जिसे आसानी से पार नहीं किया जा सकता था। उसी समय श्वेत वस्त्रधारी विराट की साधना भी तेजी से बढ़ रही थी। बस आधे दिन में ही उसे लगा कि वह अपनी सीमा पार करने वाला है। इस समय श्वेत वस्त्रधारी विराट ने गगन और गार्गी को अलविदा कहा, फिर एक बहाना बनाकर समूह छोड़ दिया। जहां तक नन्ही चिड़िया की बात है, उसने उसे समूह के साथ गार्गी के पास छोड़ दिया। यदि नन्ही चिड़िया भी उसके साथ चली जाती, तो समूह को फिर से खोजना बहुत मुश्किल हो जाता। जब तक नन्ही चिड़िया समूह में रहती, चाहे वे कितने भी दूर क्यों न हो, वह अपनी आत्मा की छाप के बीच के संबंध पर भरोसा करके आसानी से उसका पता लगा सकता था। समूह छोड़ने के बाद श्वेत वस्त्रधारी विराट ने एक एकांत और शांत जगह खोज ली, अपने चारों ओर एक व्यूह स्थापित किया और अपनी सीमा को पार करने पर ध्यान केंद्रित करने लगा। 1 घंटे बाद एक जोरदार बूम के साथ उसके शरीर से एक शक्तिशाली आभा फूट पड़ी। इस समय श्वेत वस्त्रधारी विराट ने अंततः शिखर दिव्य विकास लोक को पार कर लिया था। शिखर दिव्य विकास लोक में प्रवेश करने के बाद श्वेत वस्त्रधारी विराट की साधना तेजी से बढ़ती रही। मध्य श्रेणी महाविपत्ति रक्तिम आत्मा फल में समाहित ऊर्जा बहुत विशाल थी। भले ही इसने उसकी अमातेरासु ज्वाला को अर्ध महाविपत्ति लोक स्तर तक उन्नत होने और उसके लोक को शिखर दिव्य विकास लोक तक पहुंचने में मदद की, इस रक्तिम आत्मा फल द्वारा खपत की गई ऊर्जा केवल आधे से थोड़ी ही अधिक थी। श्वेत वस्त्रधारी विराट की साधना तब तक आसमान छूती रही जब तक कि वह धीमे होने से पहले अर्ध महाविपत्ति लोक के पार पहुंचने से बस एक बाल के बराबर दूर नहीं था। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने अपनी आंखें खोलीं और अपनी स्वयं की शक्ति का अनुभव किया। अपने शरीर के भीतर असीम शक्ति को महसूस करते हुए विराट की आंखों में खुशी की चमक आ गई। उसे लगा कि उसकी शक्ति पहले से 10 गुना अधिक हो गई है। अपनी वर्तमान शक्ति के साथ वह व्यावहारिक रूप से महाविपत्ति लोक के नीचे अजेय था। यदि वह कोई महाविपत्ति दिव्य अस्त्र प्राप्त कर लेता, तो वह एक वास्तविक महाविपत्ति लोक विशेषज्ञ के खिलाफ भी मुकाबला करने में सक्षम हो सकता था। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने अर्ध महाविपत्ति लोक में प्रवेश करने के लिए इस अवसर का लाभ नहीं उठाया।
हालांकि उसके भीतर बचे हुए रक्तिम आत्मा फल की ऊर्जा उसकी सफलता का समर्थन करने के लिए पर्याप्त से अधिक थी, लेकिन त्वरित उत्तराधिकार में 2 लोगों को पार करना, जहां उसकी ताकत बहुत बढ़ जाएगी, वहीं उसकी नींव में एक गंभीर अस्थिरता भी पैदा करेगा। अल्पकालिक शक्ति लाभ प्राप्त करने की तुलना में विराट भविष्य की क्षमता को अधिक महत्व देता था। शिखर दिव्य विकास लोक में प्रवेश करने के बाद श्वेत वस्त्रधारी विराट वहीं नहीं रुका और तुरंत नन्ही चिड़िया के स्थान की ओर वापस दौड़ पड़ा। हालांकि वापस जाने से पहले श्वेत वस्त्रधारी विराट ने अपनी साधना आभा को छिपाने के लिए एक छलावरण तकनीक का उपयोग किया और अभी भी अंतिम चरण के दिव्य विकास लोक में होने का नाटक करने लगा। भेड़ियों और बाघों से घिरी इस स्थिति में अपनी वास्तविक शक्ति को बहुत अधिक उजागर न करना ही सबसे अच्छा था। जब श्वेत वस्त्रधारी विराट समूह में वापस आया तो गगन ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी आंखों में आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी। शुरुआत में उसने सोचा था कि विराट ने अपनी साधना के स्तर को पार करने के लिए किसी बहाने समूह छोड़ दिया था। आखिरकार वह विराट की तरह समूह के बिल्कुल अंत में चल रहा था और उसने व्यक्तिगत रूप से देखा था कि श्वेत वस्त्रधारी विराट ने एक मध्य श्रेणी महाविपत्ति रक्तिम आत्मा फल निकाला और उसका सेवन किया। उसे शुरू में इस बात की चिंता थी कि इस मध्य श्रेणी महाविपत्ति रक्तिम आत्मा फल का सेवन करने के बाद विराट फल की अपार ऊर्जा से अभिभूत हो सकता है, जिससे उसका शरीर फट सकता है। एक मध्य श्रेणी महाविपत्ति रक्तिम आत्मा फल ऐसा दुर्लभ और कीमती खजाना कम से कम अर्ध महाविपत्ति लोक वाले मार्शल कलाकार के लिए ही बमुश्किल खाने योग्य होगा। इसके अलावा अर्ध महाविपत्ति लोक का कोई मार्शल कलाकार भी एक बार में एक पूरा मध्य श्रेणी महाविपत्ति रक्तिम आत्मा फल विराट की तरह खाने की हिम्मत नहीं करेगा। फिर भी विराट, जो केवल एक अंतिम चरण का दिव्य विकास लोक का मार्शल कलाकार था, ऐसा करने की हिम्मत रखता था। यह कहना होगा विराट का दुस्साहस वास्तव में असाधारण था। हालांकि गगन के आश्चर्य की बात यह थी कि मध्य श्रेणी महाविपत्ति रक्तिम आत्मा फल का सेवन करने के बाद विराट का न केवल विस्फोट हुआ और वह नहीं मरा, बल्कि बाहर से अपनी यात्रा से लौटने के बाद उसकी साधना आभा पूरी तरह से अपरिवर्तित रही। उसके शरीर में जाने वाला मध्य श्रेणी महाविपत्ति रक्तिम आत्मा फल एक अथाह गड्ढे में प्रवेश करने जैसा था, जिससे एक लहर भी नहीं उठी। यह देखकर गगन विराट के बारे में और भी अधिक उत्सुक हो गया। इससे पहले वह अपनी बहन गार्गी से विराट के बारे में काफी कुछ जान चुका था, इसलिए गगन ने कभी विराट को कम नहीं आंका था। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि यह लड़का उसकी कल्पना से कहीं अधिक रहस्यमय और शक्तिशाली था। श्वेत वस्त्रधारी विराट के जाने और लौटने पर गगन और गार्गी को छोड़कर किसी का ध्यान नहीं गया। शौर्य सहित श्वेत हिम संप्रदाय के योद्धाओं को केवल एक अंतिम चरण के दिव्य विकास लोक के योद्धा की गतिविधियों से कोई सरोकार नहीं होगा। उनकी नजर में ऐसी चींटी उनके ध्यान देने लायक नहीं थी। यहां तक कि जाह्नवी ने भी श्वेत वस्त्रधारी विराट पर बहुत अधिक ध्यान नहीं दिया। इस समय जाह्नवी शौर्य के साथ कंधे से कंधा मिलाकर समूह में सबसे आगे चल रही थी। स्पष्ट रूप से यह महिला गगन को छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन वह शौर्य को भी नाराज नहीं करना चाहती थी। वह अपने फायदे के लिए इन आदमियों का उपयोग करना चाहती थी। अरे छोटी गार्गी, वह महिला और वह लड़का शौर्य कितने करीब हैं। क्या तुम्हारे भाई को जलन नहीं हो रही है? गार्गी के कंधे पर बैठी नन्ही चिड़िया ने समूह के सामने चल रही जाह्नवी की ओर देखा, जो शौर्य से प्यार से बातचीत कर रही थी, और कुछ तिरस्कार के साथ बोली, यह महिला वास्तव में अच्छी नहीं थी। ठीक वैसा ही जैसा कि उसने शुरू में संदेह किया था। शुरुआत से ही यह महिला और गगन बहुत करीब से काम कर रहे थे, मानो वे दांव साथी हों। लेकिन अब वह और शौर्य बहुत करीब है, इतना अस्पष्ट और स्नेही व्यवहार कर रहे हैं। जानबूझकर या अनजाने में दिए गए संकेत आंखों वाले किसी भी व्यक्ति के लिए स्पष्ट है। वह शौर्य को रिझाने की कोशिश कर रही है। यह वरिष्ठ बहन जाह्नवी, शायद उसके अपने कारण हैं, गार्गी ने झिझकते हुए कहा। आखिरकार हमने वरिष्ठ भाई शौर्य को पहले काफी बुरी तरह से नाराज कर दिया था। शायद उसे हमारी खातिर ऐसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। छोटी गार्गी, तुम बहुत दयालु हो। तुम हमेशा चीजों के बारे में अच्छा सोचती हो, मानव स्वभाव की दुष्टता से अनजान। मेरी राय में वह महिला उतनी अच्छी नहीं है जितना तुम सोचती हो। उस लड़के शौर्य के करीब जाने का उसका उद्देश्य शायद शुद्ध नहीं है। वास्तव में मुझे लगता है कि जब वह पहले तुम्हारे भाई के लिए खड़ी हुई थी तो शायद उसके मन में कोई छिपा हुआ मकसद था। नन्ही चिड़िया ने अपने पंख फड़फड़ाते हुए कहा। नीलिमा दीदी, बोलना बंद करो। वरिष्ठ बहन जाह्नवी उस तरह की इंसान नहीं है। गार्गी ने समूह के सामने चल रही जाह्नवी की ओर देखा और धीमी आवाज में कहा। सप्तखड्ग अमर भवन की अपनी यात्रा में उसने और जाह्नवी ने 1000 साल से अधिक समय एक साथ बिताया था। उस दौरान जाह्नवी ने हमेशा उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया था और उनके संबंध काफी अच्छे थे। इसलिए गार्गी यह विश्वास नहीं करना चाहती थी कि जाह्नवी एक बुरी इंसान होगी। छोटी गार्गी, तुम बहुत जिद्दी हो। अगर तुम मुझ पर विश्वास नहीं करती हो तो बस रुको और देखो। एक दिन तुम्हें पता चल जाएगा कि मैंने जो कहा वह सही था। नन्ही चिड़िया ने गार्गी की ओर देखा और कुछ निराशा के साथ कहा। मूर्ख चिड़िया, बोलना बंद करो। क्या तुम्हारे पास पहले से ही पर्याप्त परेशानी नहीं है? जैसे ही नन्ही चिड़िया गार्गी को उपदेश देना जारी रखने वाली थी, विराट मदद नहीं कर सका और उसने उसे बीच में ही रोक दिया। तुरंत विराट ने गगन से माफी मांगते हुए कहा, भाई गगन, मुझे खेद है। यह छोटी मूर्ख चिड़िया अनियंत्रित है और बिना सोचे समझे बोलने की इसकी आदत है। कृपया इसे क्षमा करें। यह छोटी मूर्ख चिड़िया वास्तव में विचारहीन थी। भले ही चीजें वैसी ही थीं जैसी वह सोचती थी, उसे इसे इतनी बेबाकी से नहीं कहना चाहिए था। छोटी मूर्ख चिड़िया की स्पष्टवादिता गगन के लिए कोई सम्मान नहीं दिखाती थी और उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। हालांकि दूसरी ओर छोटी मूर्ख चिड़िया में काफी सुधार हुआ था और लोगों के बारे में उसका निर्णय काफी व्यावहारिक था। कोई बात नहीं, गगन ने हाथ हिलाया और फीकी मुस्कान के साथ कहा। वास्तव में वह कुछ ऐसे सुराग भी देख सकता था जिन्हें नन्ही चिड़िया देख सकती थी। हालांकि गगन दयालु था।
लेकिन वह अपनी बहन गार्गी की तरह कोई भोली लड़की नहीं था। हालांकि भले ही उसने कुछ देखा हो, वह उस पर विश्वास करने से कतरा रहा था। जब से वह, गार्गी और जाह्नवी ने एक साथ यात्रा की थी और पंचम विपत्ति लोक विशेषज्ञ की गुफा की खोज की थी, तब से उन्होंने सप्तखड्ग अमर भवन की अपनी यात्रा में अगला 1000 साल एक साथ बिताया था। इस 1000 साल के साथ के दौरान गगन ने गुप्त रूप से जाह्नवी के लिए भावनाएं विकसित कर ली थीं। इसके अलावा जाह्नवी ने उसके प्रस्तावों को अस्वीकार नहीं किया था। गगन ने इसकी व्याख्या जाह्नवी द्वारा उनके रिश्ते को मौन रूप से स्वीकार करने के रूप में की। लेकिन अब जाह्नवी और शौर्य के अस्पष्ट रिश्ते को देखकर गगन का दिल टूटना लाजमी था। हालांकि गार्गी की तरह उसने इस वास्तविकता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इसके बजाय खुद को यह विश्वास दिलाकर सांत्वना दी कि जाह्नवी उनके लिए ऐसा कर रही है। हालांकि नीलिमा जी को कनिष्ठ बहन जाह्नवी के सामने यह ध्यान रखना चाहिए कि वह क्या कहती हैं। यदि वे शब्दों को लेकर भिड़ जाती हैं तो मुझे वास्तव में नहीं पता कि क्या करना है। गगन एक पल के लिए झिझका और फिर अंततः बोल ही पड़ा। विराट ने उसकी बहन गार्गी की जान बचाई थी, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से नन्ही चिड़िया को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकता था। जाह्नवी ने भी उसके लिए आवाज उठाई थी, जिसे बदले में एक एहसान माना जा सकता है। इसके अलावा जाह्नवी ने सप्तखड्ग अमर भवन की उनकी यात्रा पर 1000 साल तक उसका साथ दिया था और उनका बंधन गहरा था। वह उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। इसलिए यदि नन्ही चिड़िया और जाह्नवी के बीच टकराव होता है तो वह वास्तव में दुविधा में फंस जाएगा, अनिश्चित होगा कि क्या करना है। भाई गगन, चिंता मत करो, मैं इस छोटी मूर्ख चिड़िया को नियंत्रण में रखूंगा और इसे तुम्हारे लिए कोई परेशानी खड़ी नहीं करने दूंगा, श्वेत वस्त्रधारी विराट ने कहा। फिर विराट गार्गी के कंधे पर बैठी नन्ही चिड़िया की ओर मुड़ा और बोला, मूर्ख छोटी चिड़िया, अब से अपने मुंह पर लगाम रखो, बस बातें मत उगलो। ठीक है, तो मैं कुछ नहीं कहूंगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है? नन्ही चिड़िया ने एक असंतुष्ट फुंकार के साथ जवाब दिया। नन्ही चिड़िया के हाव भाव देखकर गगन ने क्षमा याचना के स्वर में कहा, नीलिमा जी, मुझे परवाह नहीं है कि आप मेरे बारे में क्या कहती हैं, लेकिन कृपया कनिष्ठ बहन जाह्नवी के प्रति दयालु रहें। मुझे पता है, मुझे पता है, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहूंगी, ठीक है? नन्ही चिड़िया ने अपने पंख फड़फड़ाए और चिढ़ते हुए कहा। उसके बाद नन्ही चिड़िया ने कुछ और नहीं कहा, बल्कि इसके बजाय गार्गी के कंधे पर बैठ गई और चुपचाप अपने शरीर के भीतर रक्तिमात्मा फल को परिष्कृत करने लगी। इससे पहले विराट से मनमुटाव के कारण उसने समूह को काफी समय के लिए छोड़ दिया था, लेकिन वह खाली नहीं बैठी थी। श्वेत वस्त्रधारी विराट से दूर उस आधे दिन के दौरान उसने एक मध्य श्रेणी का रक्तिम आत्मा फल भी निकाला और उसका सेवन किया, चुपचाप इसके शक्तिशाली औषधीय गुणों को परिष्कृत किया। हालांकि वह बाहर से सामान्य लग रही थी, वास्तव में उसकी साधना का स्तर लगभग हर पल अत्यंत तेज गति से बढ़ रहा था। रक्तिम आत्मा फल, एक अग्नितत्व प्राकृतिक खजाना, नन्ही चिड़िया के लिए प्राचीन महाद्वीप के आड़ू से भी अधिक उपयोगी था। रक्तिम आत्मा फल न केवल उसकी साधना को बढ़ाता है, बल्कि उसके वंश और उसकी जन्मजात फीनिक्स अग्नि की उन्नति को भी बहुत लाभ पहुंचाता है। यह कहा जा सकता है कि रक्तिम आत्मा फल नन्ही चिड़िया के लिए एक सच्चा खजाना है। हालांकि नन्ही चिड़िया के विशाल आकार के कारण एक मध्य श्रेणी रक्तिम आत्मा फल में समाहित ऊर्जा संभवतः अर्ध महाविपत्ति लोक को पार करने में इसका समर्थन करने के लिए पर्याप्त नहीं होगी। इसे प्राप्त करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा प्रदान करने के लिए संभवतः कई मध्य श्रेणी रक्तिम आत्मा फलों को परिष्कृत करने की आवश्यकता होगी। समूह ने सप्तखड्ग अमर भवन के विशाल घास के मैदानों का अन्वेषण किया। अपनी यात्रा के दौरान श्वेत वस्त्रधारी विराट ने चुपचाप आसपास के इलाके को याद कर लिया। महत्वपूर्ण क्षेत्रों से गुजरते हुए वह एक स्क्रॉल निकालता और इन स्थानों के नक्शे बनाता। चूंकि सप्तखड्ग अमर भवन शक्ति सिंधु महाद्वीप पर स्थित था, इसलिए यह अपरिहार्य था कि भविष्य में तलवार संप्रदाय के कई योद्धा इसका अन्वेषण करेंगे। उसे सबसे पहले क्षेत्र का अच्छी तरह से सर्वेक्षण करने की आवश्यकता थी, ताकि जब बाद में तलवार संप्रदाय के सदस्य सप्तखड्ग अमर भवन का अन्वेषण करें तो वे खो न जाए। अपनी यात्रा के दौरान उन्हें कई दुर्लभ और कीमती सामग्रियां मिलीं। सप्तखड्ग अमर भवन व्यावहारिक रूप से एक खजाना था, जो सभी प्रकार की दुर्लभ और कीमती सामग्रियों से भरा पड़ा था। जन्मजात स्तर की सामग्रियां लगभग हर जगह थीं, उनकी मात्रा अनगिनत थी। यहां तक कि रूपांतरण स्तर की सामग्रियां भी प्रचुर मात्रा में थीं। एक शीर्ष स्तरीय अमरलोक विशेषज्ञ का भवन वास्तव में असाधारण था। उन्हें जो जन्मजात स्तर की सामग्रियां मिलीं, उन्हें प्राप्त करना अपेक्षाकृत आसान था। ये सामग्रियां आमतौर पर किसी भी जानवर द्वारा सुरक्षित नहीं थीं, और यदि वे थीं भी तो उनकी ताकत कमजोर थी। हालांकि लगभग हर रूपांतरण स्तर की सामग्री की रक्षा एक जानवर द्वारा की जाती थी। सामग्री के इस स्तर को प्राप्त करने के लिए उन्हें रक्षक जानवरों को हराना, उन्हें भगाना या मारना आवश्यक था। इस विशाल घास के मैदान में समान स्तर के जानवरों के पास अत्यंत दुर्जेय युद्ध शक्ति थी। यदि यह केवल एक अकेला मार्शल कलाकार है तो इन रक्षक आत्मा जानवरों को भगाना आसान नहीं होगा। हालांकि क्योंकि वे समूहों में यात्रा कर रहे थे और वहां कई विशेषज्ञ थे, जानवर शक्तिशाली होते हुए भी उनकी संख्या के आगे टिक नहीं पाए और ज्यादातर खदेड़ दिए गए। बेशक रूपांतरण लोक स्तर के जानवरों को मारना बेहद मुश्किल था। रास्ते में रूपांतरण लोक स्तर के ज्यादातर प्राकृतिक खजाने शौर्य और अन्य श्वेत हिम संप्रदाय के योद्धाओं के हाथों में आ गए। श्वेत वस्त्रधारी विराट और नन्ही चिड़िया को मूल रूप से कुछ नहीं मिला। उन्होंने केवल कुछ जन्मजात लोक स्तर के प्राकृतिक खजाने उठाए, जिनकी श्वेत हिम संप्रदाय के योद्धाओं को कोई परवाह नहीं थी। नन्ही चिड़िया इससे बहुत असंतुष्ट थी। विराट, तुमने मुझे उस मध्य श्रेणी रूपांतरण लोक आध्यात्मिक जड़ी बूटी के लिए उनसे मुकाबला क्यों नहीं करने दिया? वह एक दुर्लभ खजाना है। जब उसने एक और मध्य श्रेणी रूपांतरण
लोक आध्यात्मिक जड़ी बूटी को शौर्य के हाथों में जाते देखा तो नन्ही चिड़िया अंततः विराट से बहुत बड़बड़ाते हुए शिकायत करने से खुद को नहीं रोक पाई। विराट का दिमाग जरूर खराब हो गया होगा। वह इन लोगों के साथ यात्रा करने की जिद क्यों कर रहा था? उनके साथ जाने से उन्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा। सारा अच्छा सामान उन कमीनों द्वारा छीन लिया जाएगा। अगर वह और विराट अकेले यात्रा करते तो सारा अच्छा सामान उनके हाथों में आ जाता। श्वेत हिम संप्रदाय के उन दुष्टों के लिए कुछ नहीं बचता। भूल जाओ, चलो अभी के लिए इसे बर्दाश्त करते हैं। अभी कोई कदम उठाने का सही समय नहीं है। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने उसे सांत्वना दी। जब तक नितांत आवश्यक न हो, विराट श्वेत हिम संप्रदाय के योद्धाओं के साथ सीधे टकराव नहीं चाहता था। रक्तिम आत्मा फल की पिछली लूट के दौरान उन्होंने पहले ही जल तत्व संप्रदाय और अग्नि तत्व संप्रदाय को गहराई से नाराज कर दिया था। यदि वे श्वेत हिम संप्रदाय को भी नाराज करते हैं तो वे सप्त खड्ग अमर भवन में दुश्मनों से घिर जाएंगे। रक्तिम आत्मा फल की पिछली लूट के दौरान क्योंकि गगन ने नन्ही चिड़िया की रक्षा के लिए हस्तक्षेप किया था, शौर्य और अन्य श्वेत हिम संप्रदाय के योद्धाओं के पास इसे फिलहाल सहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि यदि नन्ही चिड़िया उन महाविपत्ति लोक स्तर के प्राकृतिक खजानों को फिर से उनसे छीनने की कोशिश करती है तो शौर्य और अन्य श्वेत हिम संप्रदाय के योद्धा वास्तव में अपना आपा खो सकते हैं। इससे उनके और श्वेत हिम संप्रदाय के योद्धाओं के बीच संघर्ष पूरी तरह से भड़क जाएगा। कुछ केवल निम्न श्रेणी और मध्य श्रेणी महाविपत्ति लोक स्तर के प्राकृतिक खजानों के लिए श्वेत हिम संप्रदाय के योद्धाओं के साथ पूरी तरह से संबंध तोड़ना उचित नहीं था। विराट का मानना था कि ये निम्न श्रेणी और मध्य श्रेणी महाविपत्ति लोक स्तर के प्राकृतिक खजाने सप्त खड्ग अमर भवन में केवल सबसे साधारण खजाने थे। सप्त खड्ग अमर भवन के असली खजानों की तुलना में ये प्राकृतिक खजाने पूरी तरह से महत्वहीन थे। अधैर्य का एक छोटा सा कृत्य एक महान योजना को बर्बाद कर सकता है। ऐसे छोटे से तत्काल लाभ के लिए एक बड़े उपक्रम का त्याग करना नासमझी थी। वास्तव में सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि विराट की योजना श्वेत हिम महाद्वीप में जाकर वहां सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल की शाखा खोजने और रहस्यमय विद्युत पत्थर खरीदने की थी। यदि उसने श्वेत हिम संप्रदाय के साथ नाता तोड़ लिया तो यह चैनल कट जाएगा। इसके अलावा श्वेत हिम संप्रदाय के साथ पूरी तरह से नाता तोड़ने से गगन और गार्गी मुश्किल स्थिति में आ जाएंगे। गगन और गार्गी दोनों वफादार और समर्पित लोग थे और उसके साथ अत्यंत ईमानदारी से पेश आते थे। विराट ऐसे दोस्तों को अपने निजी स्वार्थ के कारण दुविधा में नहीं डालना चाहता था। हम्फ, मुझे नहीं पता कि इन दिनों तुम्हारे दिमाग में क्या खराबी आ गई है, नन्ही चिड़िया ने असंतोष में फुंकार भरी। वह विराट जितना नहीं सोचती थी, वह केवल इतना जानती थी कि रूपांतरण लोक के उन दुर्लभ खजानों को शौर्य और अन्य लोगों के हाथों में जाते देख उसका दिल टूट रहा था। लेकिन चूंकि विराट ने उसे शौर्य और अन्य लोगों से लड़ने से मना किया था, इसलिए नन्ही चिड़िया यद्यपि बहुत दुखी थी, केवल आज्ञा का पालन कर सकती थी। हालांकि वह अक्सर विराट के साथ बहस करती थी, फिर भी वह उसके आदेशों का पालन करती थी। उस दिन जैसे ही समूह यात्रा कर रहा था, उन्होंने अचानक दूरी में घास के मैदान के पार बिजली चमकती देखी। वास्तव में एक आश्चर्यजनक दृश्य। वह चीज क्या है? यह देखकर हर किसी के चेहरे पर आश्चर्य के भाव थे। चलो चलें, चलो चलकर देखते हैं। शौर्य कुछ देर निरीक्षण करने के लिए रुका, फिर अपना हाथ हिलाया और दूसरों से कहा। इसके साथ उसने नेतृत्व किया और उस स्थान की ओर उड़ गया। जब वे उस स्थान पर पहुंचे तो उन्हें एहसास हुआ कि बिजली से भरा आसमान वास्तव में एक बैंगनी पत्थर से निकल रहा था। वह बैंगनी पत्थर 100 फुट ऊंचा और 10 फुट से अधिक मोटा था। हालांकि यह बहुत बड़ा नहीं लग रहा था, लेकिन इसमें भयानक ऊर्जा थी। एक रहस्यमय विद्युत पत्थर। हिस, कितना विशाल रहस्यमय विद्युत पत्थर! हे भगवान, मैं इतने समय तक जीवित रहा और यह पहली बार है जब मैंने इतना बड़ा रहस्यमय विद्युत पत्थर देखा है। यह रहस्यमय विद्युत पत्थर संभवतः कम से कम मध्य श्रेणी महाविपत्ति पत्थर है। इसके रंग को देखते हुए यह कम से कम मध्य श्रेणी महाविपत्ति पत्थर है और इसकी शुद्धता भी बहुत अधिक है। इतना बड़ा रहस्यमय विद्युत पत्थर मध्य श्रेणी महाविपत्ति पत्थर के स्तर पर और इतनी उच्च शुद्धता के साथ इसकी कीमत शायद अरबों जन्मजात आध्यात्मिक पत्थर है। उस बैंगनी पत्थर को देखते हुए श्वेत हिम संप्रदाय के सभी योद्धाओं की आंखों में अविश्वसनीय रूप से उत्साह के भाव थे। रहस्यमय विद्युत पत्थर एक अत्यंत दुर्लभ सामग्री है जो सामान्य समय में आसानी से नहीं देखी जाती है। हालांकि रहस्यमय विद्युत पत्थर के कई उपयोग नहीं हैं, लेकिन इसकी दुर्लभता का मतलब है कि यह सस्ता नहीं है। इतना बड़ा रहस्यमय विद्युत पत्थर इतने उच्च स्तर और शुद्धता के साथ संभवतः चतुर्थ विपत्ति दिव्य अस्त्र के लायक है और यदि इसे अच्छी तरह से बेचा जाए तो इसकी कीमत पंचम विपत्ति दिव्य अस्त्र के बराबर भी हो सकती है। यह एक अकल्पनीय खजाना है। श्वेत हिम संप्रदाय के योद्धा रहस्यमय विद्युत पत्थर को देखकर उत्साह से जल रहे थे। विशेष रूप से विराट इस मध्य श्रेणी महाविपत्ति रहस्यमय विद्युत पत्थर को देखकर बेहद उत्साहित था। जिस रहस्यमय विद्युत पत्थर की उसे लालसा थी वह वास्तव में इतने बड़े टुकड़े में और इतने उच्च स्तर के साथ प्रकट हुआ था। न केवल इसका स्तर उच्च था बल्कि इसकी शुद्धता भी अत्यंत उच्च थी। यदि वह यह मध्य श्रेणी महाविपत्ति रहस्यमय विद्युत पत्थर प्राप्त कर लेता है तो उसने अनुमान लगाया कि वह सैकड़ों यहां तक कि हजारों नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज परिष्कृत कर सकता है। इसके अलावा इस रहस्यमय विद्युत पत्थर के स्तर को देखते हुए वह न केवल प्रथम स्तर के नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज को परिष्कृत कर सकता है बल्कि द्वितीय और तृतीय स्तर वाले भी परिष्कृत कर सकता है। यदि वह यह रहस्यमय विद्युत पत्थर प्राप्त कर सके तो तलवार संप्रदाय में बड़ी संख्या में महाविपत्ति लोक विशेषज्ञ उभरेंगे और संप्रदाय की ताकत में नाटकीय रूप से वृद्धि होगी। उस समय तलवार संप्रदाय को अंधकार दानव वंश या श्वेत हिम संप्रदाय, अग्नि तत्व संप्रदाय और जल तत्व संप्रदाय के खतरों का सामना करने के लिए अधिक आत्मविश्वास होगा।
विराट विराट देखो देखो रहस्यमय विद्युत पत्थर। उस विशाल रहस्यमय विद्युत पत्थर को देखकर नन्ही चिड़िया उत्साह से चिल्लाई। विराट के सबसे करीबी विश्वास पात्रों में से एक होने के नाते नन्ही चिड़िया स्वाभाविक रूप कवच प्राप्त करने के बाद सम्राट शाका ने खजाने की खोज जारी रखने में कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई। इसके बजाय वह उस मंडप में एकांतवास में चला गया ताकि इस नए प्राप्त किए गए जन्मजात शीर्ष श्रेणी के दिव्य कवच को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में ले सके और उसे सिद्ध कर सके। प्राचीन ड्रैगन महल के इन खंडहरों में यदि किसी के पास पर्याप्त शक्ति है तो उसे खजाना प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होगी, लेकिन यदि शक्ति नहीं है तो भले ही खजाना आपकी आंखों के सामने क्यों ना हो, आप केवल उसे ललचाई नजरों से देख सकते हैं और बेबसी में आहें भरने के सिवाय कुछ नहीं कर सकते। प्रमुख, यह शार्क राक्षस वंश बहुत ही अहंकारी और अपमानजनक हो गया है। अष्टबाहु राक्षस वंश के शक्तिशाली सदस्य उस मंडप से बहुत दूर भागने के बाद रुके। तभी दूसरे एल्डर सूरज ने क्रोध से भरकर कहा, शार्क राक्षस वंश ने न केवल उस जन्मजात शीर्ष श्रेणी के दिव्य खजाने को छीन लिया था जिसे उनके अष्टबाहु राक्षस वंश ने बड़ी मेहनत से खोजा था, बल्कि उन्होंने उनके कबीले के प्रमुख अष्टावक्र को गंभीर रूप से घायल कर दिया।